क्या रिकेट्स सिर्फ विटामिन डी डेफिशिएंसी से होता है? अगर ये कंडीशन बच्चों की जगह बड़ों में मिले तो उसे क्या कहते हैं? अरे रुक जा, बताता हूँ। ये टॉपिक यूनिवर्सिटी में इतनी बार आ चुका है कि मैंने आज इसके 1 पेज नोट्स प्रिपेयर किए। अगर तुम एज इट इज लिख कर आ जाओगे, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आओ शुरू करते हैं। स्टार्ट द टॉपिक विद डेफिनेशन। नाउ रिकेट्स पहले समझो कि ये मिनरल प्रॉब्लम है बोन की, ये ना सेल की प्रॉब्लम है, ना मैट्रिक्स की और ना उसकी डेंसिटी की। अब समझना डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ द ग्रोइंग बोन इन चिल्ड्रन। अगर ये सेम कंडीशन अडल्ट में मिले तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है। एक चीज समझना, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। अदर कॉजेज न्यूट्रिशनल्स हैं, सनलाइट है, तो कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, बट द मोस्ट कॉमन कॉज इज विटामिन डी डेफिशिएंसी। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी इज नॉट द ओनली कॉज। जब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, तो मिनरल्स की लैब प्रोफाइल पक्का लिख कर आना। जब भी तुमसे पूछें व्हाट इज द लैब फाइंडिंग या फिर लैब प्रोफाइल ऑफ मिनरलाइजेशन, तो ध्यान रखना, एक हिंट देता हूँ कि रिकेट्स एक हाइपोकैल्सियमिक कंडीशन है, यानी कि लो कैल्शियम कंडीशन है। तो हमेशा रखना कि लो कैल्शियम हमेशा स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ पीटीएच को। तो लो कैल्शियम स्टिमुलेट्स पीटीएच रिलीज। तो समझ में आ गया, ये दो चीज़ समझ में आ गई। अब फॉस्फोरस लो कैसे होगा? क्योंकि ये भी एक कॉज था, हमारे लोग का फॉस्फोरस भी कॉज था फॉर द विटामिन फॉर दिस रिकेट्स कंडीशन। एंड ये हाई एलपी का लॉजिक समझाता हूँ तुमको। जब भी बॉडी में डीमिनरलाइजेशन होता है या बोन डिस्ट्रक्शन होता है, तो देयर इज अ मार्कर which elevates. That marker is a bone formation marker, also known as alkaline phosphatase ALP. इसलिए इसका अमाउंट बढ़ जाता है। क्लिनिकल फीचर्स को समझने के लिए हमने उसको हेड से लेकर टो तक डिवाइड कर दिया। अर्लिएस्ट चेंजेस हमें स्कल में देखने को मिलेंगे, जैसे कि सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल। तो सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल मीन्स कार्नियो टेबिस। दिस इज द अर्लिएस्ट चेंज। अगर मैं बात करूँ फ्रंटल बोसिंग, मतलब फोरहेड का बड़ा हो जाना, डिलेड क्लोजर ऑफ द फ्रंटल। ठीक है, चेस्ट की बात करूँ तो ये जो कॉस्टोकॉन्ड्रल स्वेलिंग है ना, ये पेनलेस होती है। इसका एक नाम होता है, क्या नाम होता है? रचिट रोजरी। पिजन चेस्ट, रिब्स बेंडिंग, ये जो हमारी रिब्स है ना वो बेंड करती है और उसमें रिब्स की ना बेंडिंग होती है। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि एज डायफ्राम अटैच टू द रिब्स, बट इन द रिकेट्स पेशेंट्स द रिब्स जो है वो सॉफ्ट है। तो योर रिब्स स्टार्ट्स टू बेंड वेर एवर इट इंसर्ट द डायफ्राम। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान देना इस चीज़ पर। अगर मैं लेग की बात करूँ तो लेग की बोइंग हो जाती है एंड जो हमारे एंकल और रिस्ट है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। तो हमें क्या देखने को मिलता है? ये कंडीशन देखने को मिलती है, ये कंडीशन देखने को मिलती है, ये कंडीशन। दिस इज कॉल्ड जीनोवेरस, जीनोवेल्गस एंड विंडस्वेट डिफॉर्मिटीज। रेडियोलॉजिकल फाइंड की बात करो तो स्वेलिंग दिखने की रेस्ट में, अगर आप एक्सरे में देखो तो एक्सरे में भी दिखेगी आपको वहाँ पे थिकनिंग। तो रेस्ट और एंकल्स में क्या कैल्सिफिकेशन की लैक की वजह से वहाँ पे थिकनिंग दिखती है। बाकी अगर देखो तो ये नॉर्मल कंडीशन है और ये एबनॉर्मल कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या दिख रही है? कपिंग दिख रही है। तो मेटाफाइसिस पे कपिंग देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट की बात करूँ, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन दे देना। अगर बच्चा यंग है तो वेट फॉर द रिमॉडलिंग, और रिमॉडलिंग अगर नहीं हो रही है, अगर ओल्ड हो गया तो वहाँ पर रिमॉडलिंग नहीं हो सकती, गो फॉर सर्जरी, ऑस्टियोटेक्टोमी। बोन तोड़ो उसको, उसकी डिफॉर्मिटी को सही करो।